जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका प्राचीन इतिहास के एक नए अध्याय में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के बारे में देखा, उसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और उसके बारे में बनने वाले क्वेश्चंस और क्या क्या हमारी एक सभ्यता है या जो हमारी पुरानी सभ्यता है जिसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने प्राचीन इतिहास की इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं में जो सबसे पहली या यूं कहे कि नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता क्यों है, क्या रीजन है, और इसी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और सुमेरियन सभ्यता भी इसी को ही कहते हैं। आज के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से हर एक जो प्रश्न बनने वाला होगा, यूपी कांस्टेबल में, यूपी होमगार्ड में, यूपीएसआई में, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, किसी भी कोई भी क्वेश्चन जो आपके लेवल 1 एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा वो इस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा। तो समझने के लिए आखिरी तक देखिएगा इस वीडियो को, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास का एक नया भाग है कि प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ऐसे साक्ष्य जहां पर पुरातात्विक विभाग ने कुछ साक्ष्य मिले, कुछ लिखित मिले, बट उनको पढ़ा नहीं जा सका। उन सब चीजों के बारे में जानकारी इस वीडियो से मिलता है, या प्रागैतिहासिक जो काल था उसकी एक नई शुरुआत होती है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, या यूं कहे कि हम लोग मानते थे कि हमारी जो सभ्यता है या जो हमारा जीवन काल शुरू होता है वो वैदिक साहित्य या वैदिक संस्कृति या वैदिक युग से शुरू हुआ था। लेकिन 1921 में 1921 में 1921 में दयाराम साहनी, ये नाम बहुत कई बार पूछा गया है एग्जाम में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थान की खोज की, या हड़प्पा या जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज करने के बाद में हमारा एक अनुमान लग गया कि यह वैदिक युग से पहले की सभ्यता है, और जो हमारा जो संस्कृति या जो हमारा इतिहास है वो 1000 साल से पहले का भी इतिहास है, ठीक है। तो हम लोग जो अनुमान लगाते थे कि हमारी जो सभ्यताएं शुरू होती है वो वैदिक युग के बाद या वैदिक युग से शुरू होती है, बट इसके जो साक्ष्य मिले जो है उसके आधार पर हम लोगों का ये डिसाइड हुआ कि जो हमारी सभ्यता है वो वैदिक साहित्य से युग से पहले की भी है, ठीक है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा एक जगह है जो इस समय पाकिस्तान में है, हड़प्पा जगह या स्थान जिसको कहते हैं, इस समय पाकिस्तान में है। तो 1921 में जब दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा स्थान की खोज की, तो क्योंकि पहली बार सबसे पहले हड़प्पा स्थान खोजा गया तो उसके नाम पर ही हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और यूं कहें, ये जो हड़प्पा जगह थी वो सिंधु नदी के किनारे थी। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर यूं कहे कि हड़प्पा सभ्यता या सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों के अलग अलग नाम क्यों पड़े, वो इस वजह से पहला स्थान जो खोजा गया था वो हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोजा था, और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन से आप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है या उसके बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी या यू किसने डिस्कस किया, तो 1826 में एक डेट है, 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी। सर्वप्रथम जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया वो चार्ल्स मेसन ने 1826 में बताया था। इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, बट थोड़ी बहुत जानकारी 1826 में शुरुआत की। लेकिन उसके बाद में 1853 से लेकर 1856 के बीच में, अगर हम बात करें यहाँ पर 1853 से 1856 में दो भाई थे, बर्टन बंधु, जिनको कहा जाता है
बर्टन बंधु, ये क्या कर रहे थे, ये कराची से लेकर के लाहौर तक की रेलवे की पटरी यानी रेलगाड़ी के लिए पटरी बिछा रहे थे। तो रेलगाड़ी की पटरी बिछाते समय इनको कई सारी ईंटें मिली, ठीक है, बिछाने की जब खुदाई हो रही थी उसकी, तो कई सारी ईंटें मिली। तो बर्टन बंधु जो विलियम बर्टन और जॉन बर्टन है, यानी जो दो भाई थे, इनका नाम था विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, ये दो भाई थे। इन्होंने क्या किया, जाने अनजाने में सिंधु घाटी सभ्यता की जो पक्की ईंटें थी उनका प्रयोग जो है वो रेलवे लाइन बिछाने में किया। तो सर्वप्रथम अगर कहें कि उनका जो खोज या जो ईंटें खोदी गई थी वो 1853 से 1856 में बर्टन बंधु ने की थी, लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल की जो खोज या यूं कहें कि जो भारत में, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, भारत में प्रागैतिहासिक साक्ष्य की जो खोज करता है, साक्ष्य की जो खोज करता है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वो भारत के जितने भी क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल के जो स्थान होते हैं उनकी खोज या उनकी खुदाई की जो है वो जो भी काम करता है वो भारतीय पुरातात्विक जो है सर्वेक्षण विभाग करता है। इसके जो हेड थे, या यूं कहें कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अगर जन्मदाता कहा जाए, यहाँ पर इनके जन्मदाता कभी कभी पूछ लेता है, जन्मदाता तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बनता है। और इनके एक महानिदेशक जो थे वो चार्ल्स मेसन थे, जॉन मार्शल थे महानिदेशक। महानिदेशक जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने ही दो व्यक्तियों को, पहला दयाराम साहनी और दूसरा राखल दास बनर्जी, इन दोनों लोगों को नियुक्त किया, ठीक है। इनको क्या किया कि आप जाकर के वहां पे जाकर के सर्वेक्षण कीजिए, पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंदर में नियुक्त किया कि आप जाकर के वहां पर खुदाई करिए और देखे जाकर के वहां पे क्या मिलेगा। तो दयाराम साहनी यानी 1921 में सर्वप्रथम, जब महानिदेशक जॉन मार्शल के अंडर में दो व्यक्ति दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, 1921 में सर्वप्रथम जो था वो स्थान कौन सा मिला था, हड़प्पा स्थल की खोज की। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कई बार प्रश्न बना हुआ, ठीक। उसी के एक साल बाद यानी 1922 में 1922 में
मोहन जोदड़ो नामक स्थल की खोज की। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, तो राखालदास बनर्जी ने यानी जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम और राखालदास बनर्जी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की और 1922 में जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की, और जो कि इसने की थी राखालदास बनर्जी ने। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ जानकारी। जैसे यहाँ पर ये जो सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ऐसा कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता है, यानी सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता है। और इसका आकार माना जाता है कि अगर हम यूं कहें कि मिस्र सभ्यता में अगर नींद सभ्यता जोड़ दी जाए, उसका 12 गुना कर दिया जाए, उतनी बड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। यानी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी थी कि यानी लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो यानी मिस्र और नील सभ्यता के 12 गुना से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब जाकर के वो सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ चीजें यहाँ जानकारी लेते हैं बोर्ड से, कि यहाँ पर आप देखिए कुछ कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम लोग यूं कहें कि सुतगांगेट, और अगर हम पूरब और पश्चिम की दूरी देखें यहाँ पर तो 1600 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर दूरी है। ठीक है, यहाँ पर 1600 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, और ऐसे देखें तो 1400 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर। और एक प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी जो स्थल कौन सा है, वो मांदा है। मांदा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर पड़ता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है, कई बार पूछा गया है कि उत्तरी स्थल कौन सा है। तो ये यहाँ पर जो सबसे उत्तरी स्थल है मांदा, ये चिनाब नदी पर है। और सबसे जो उत्तरी के बाद में सबसे दक्षिणी जो स्थान है वो महाराष्ट्र में दाइमाबाद कहलाता है, और दाइमाबाद जो जगह है वो प्रवरा नदी पर है। प्रवरा नदी है महाराष्ट्र में, उस पर जो है दाइमाबाद स्थल जो है स्थित है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है। यहाँ पर सबसे जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, यूपी में पड़ता है, और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी पर है। कई बार ये भी प्रश्न बना हुआ है, हिंडन जो आलमगीरपुर है वो किस नदी पर रहता है, वो हिंडन नदी पर है। और सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो सुतकांगे डोर है। इस समय करंट में पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान में है। और सुतकांगे डोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर है। कई सारे नगर ऐसे हैं, 7 नगर ऐसे हैं। वैसे तो लगभग 1500 से ज्यादा स्थल खोजे गए हैं, आजादी के बाद बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, बट 7 ऐसे जो हैं जिनको नगर की संज्ञा दी जा सकती है, या कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे, या उनका एरिया इतना ज्यादा बड़ा था कि उनको नगर की जगह पर स्थान रखा गया है, बाकी जगहों को नगर का स्थान नहीं दिया गया है। तो 7 जो नगर है उनसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ और जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो दाइमाबाद है, और यहाँ पर जो यूं कहें कि मांदा है, और ये उत्तर में ये हमारा पूरब में जो पड़ता है वो आलमगीरपुर पड़ता है, और पश्चिमी जो सुतकांगे डोर है। कई बार इसका एक प्रश्न बनता है कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक तरीके की, यह किस आकार की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार आकार की है। कई बार ये प्रश्न एज इट इज जैसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो त्रिभुजाकार आकार की सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सिंधु नदी यहाँ से, एक सिंधु नदी यहाँ से अगर बनती है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब ऐसे करके जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास में ही सारी की सारी सभ्यता यानी आसपास नगरों में बसा हुआ है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। अब इसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना है, और थोड़े से यहाँ पर ये करेंगे यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम
जो सभ्यताओं में एक है। और चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम जो हमने बताया कि 1826 में जो है इसके बारे में जानकारी दी थी, बट पर्टिकुलरली जानकारी नहीं दे पाई थी कि ये किस चीज के बारे में जानकारी दिया था, बट ये कुछ स्थलों की जानकारी दी थी 1826 में। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। अलेक्जेंडर कनिंघम क्योंकि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्यों? क्योंकि 1856 में 1854 से लेकर 53 से लेकर के 56 तक जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ये जो लाहौर से कराची के मध्य जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्होंने अनजाने में इन ईंटों का प्रयोग किया। और 1856 अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। और भारतीय पुरातत्व जो विभाग की स्थापना कब हुई थी, एक क्वेश्चन बनता है, वो 1861 में बनता है। यानी इसकी स्थापना कब बनी हुई थी? 1861 में। ठीक है, किसकी? भारतीय पुरातत्व विभाग की। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई जनक कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि पुरातात्विक विभाग की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में, यानी लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातात्विक विभाग की शुरुआत हुई थी, या उस समय इसकी नींव पड़ी थी। क्वेश्चन बनेगा कि किस वायसराय के समय इसकी नींव पड़ी थी पुरातात्विक विभाग की? तो लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी नींव पड़ी थी। सर जॉन मार्शल के ने दयाराम साहनी के उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया, जिन्होंने 1861 में 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की, और 1922 में सर जॉन राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता नियुक्त किया था। उत्खनन करता, इसको होगा उत्खनन। ठीक है। और 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया था, यानी इसका नाम जो कब पड़ा था? 1924 में सर जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन कई बार यहाँ पर ये बना हुआ है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट लिया हुआ है कि इतिहासकार जो पिगट थे, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ये क्या बताया है? जुड़वा राजधानी बताया है। क्वेश्चन बनता है किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है? तो इतिहासकार जो पिगट थे उन्होंने सिंधु घाटी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिला करके जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं। इसका विस्तार हमने अभी देखा। क्या विस्तार देखा हमने? अगर सही तरीके से देखते हैं, यहाँ पर विस्तार देखें, यहाँ पर कि सबसे उत्तर में मांडा स्थान है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगर दक्षिण में सबसे देखें, दक्षिण में कौन है? दाइमाबाद है, जो कि कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये प्रवरा नदी पर है। कई बार क्वेश्चन बनता है किस नदी पर है दाइमाबाद? प्रवरा नदी। और ये चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी। सबसे पूर्वी जो है वो यहाँ पर ये जो माड़ा हो गया, दाइमाबाद हो गया। यहाँ पर अभी हमने बात की थी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। जो कि हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी पर है और यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। सबसे पश्चिमी जो अगर देखें सुतकांगे डोर है, जो दास्क नदी पर है और इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हो गया, यहाँ तक इसका विस्तार था। और यहाँ पर समय का निर्धारण किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय जो मोस्टली किताबों में देखा जाता है वो 2350 से लेकर के 2350 बीसी से लेकर के, ये क्वेश्चन कई बार बनता है 1750 डायरेक्ट रखा रहता है इसका टाइम इंटरवल यानी टाइम पीरियड, क्योंकि कांस्टेबल लेवल का जितना हमें चाहिए उतना ही हम पढ़ेंगे। क्योंकि वैसे अगर जानकारी ले तो पीसीएस लेवल आईएएस लेवल उसके क्वेश्चन अलग बनते हैं, बट आपके जो क्वेश्चन बनेंगे तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय का पीरियड था वो समय काल क्या था?
2350 से लेकर के 1750, इसमें भी कई सारे मतभेद हैं। कुछ लोगों को, जैसे समय निर्धारण किस वक्त, एक क्वेश्चन बनता है किस पद्धति से समय निर्धारण किया गया था, तो कार्बन 14 पद्धति से किया गया था। इसमें क्या होता है, किसी भी चीजों का जो भी अवशेष मिलते हैं उनका कार्बन पद्धति से, कार्बन डेटिंग पद्धति से उनकी एज नापी जाती है, कितने साल पुराना होगा। वही एक पद्धति होती है C14 यानी सी कार्बन पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति। उससे हमें उसकी एज का पता चलता है कोई भी वस्तु का। जो नई एनसीईआरटी है वो 2600 से लेकर 1900 BC तक मानते हैं, और जो पुरानी एनसीईआरटी है वो 2350 से लेकर के 1750 तक मानती है, 1750 BC मानती है, यही मैक्सिमम माना जाता है। और यहाँ पर साइगोन अभिलेख के अनुसार जो मध्य एशिया में है वो लोग मानते हैं 3250 से लेकर के 2750 BC तक की इसका माना है। तो कई सारे मतभेद उसके समय उसमें भी है, जो कालखंड है उसका सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। क्या लेंगे कि कई सारे स्थानों से जो महत्वपूर्ण स्थान है, जिनके हमने 7-8 जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनसे जो बनने वाले प्रश्न है वो सब हम लोग देखेंगे। और उससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसको हम लोग कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में देखिए। सबसे पहले जो मनुष्य ने सबसे पहले जो जिस वस्तु का यूज किया था वो था तांबा। तांबा पहली एक वस्तु है, पहली वस्तु थी जिसको सबसे पहले प्रथम बार यूज किया गया था। तो तांबे के साथ में टिन को मिला दिया तो बन जाता है कांसा। ठीक है, कांसा जो है, तांबे में टिन को मिलाने से कांसा बन जाता है। इसीलिए कांसे का प्रयोग काफी ज्यादा इस सभ्यता में हुआ, इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, तो इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें, महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे जो कांस्य सभ्यता है, या यूं कहें कि समाज, इसका समाज कैसा था, यानी यहाँ के लोग कैसे थे। तो जितने भी साक्ष्य मिले हैं उन सब चीजों को अनुमान लगा करके ये कहा सकता था कि ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता मतलब स्त्रियों को सम्मान दिया गया है या स्त्रियों को प्रमुख माना गया है, इसीलिए मात्र सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक जिसमें पिता के नाम से वंश चले, और मातृ सत्तात्मक जिसमें माता के नाम से वंश चले उसका, तो इसको मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया है कि इसका जो आकार, अभी हमने बात किया, आकार किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार इसका आकार था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो लिपि थी, यानी यहाँ पे जो लिखावट मिली है, वो लिखावट जो है, वो लिपि की अगर हम बात करें तो भाव चित्रात्मक थी। क्या है, भाव चित्रात्मक शैली है, लिपि है चित्रात्मक, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यह जो लिपि है, कई बार प्रश्न बनता है, यह जो लिपि है वो लिखी कैसे, किधर से किधर जाती थी। तो ये जो लिपि है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। यानी इधर से इधर की तरफ लिखी जाती है। यानी जो लिपि इसकी थी वो भाव चित्रात्मक थी, और इसको जो लिखी कैसे जाती है, दाएं से बाएं की तरफ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो लिपि है वो किस प्रकार की थी, भाव चित्रात्मक, और जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और एक प्रश्न बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, यूं कहे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप में
सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया है, सबसे बड़ा स्थल वो कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो जो इस समय पाकिस्तान में है। अब एक और प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? यानी भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है वो राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। हरियाणा का जो है हिसार जिला है, वहां पर राखीगढ़ी है। यानी ये क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा भारतीय जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो राखीगढ़ी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें व्यापार भी होता था। व्यापार में यहाँ पर आयात और निर्यात भी होता था। यानी आयात एवं निर्यात भी होता था। लेकिन यहाँ पर आयात निर्यात होता था। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर मुद्रा, तो मुद्रा का चलन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा का चलन नहीं था। यहाँ पर वस्तु विनिमय होता था, यानी एक वस्तु देख करके दूसरी वस्तु ली जाती थी। तो इसमें मुद्रा नहीं चलती थी, इसमें वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय होता है जो एक वस्तु लेकर के दूसरी कोई वस्तु ले सकते हैं। जैसे आपके पास कपास है तो उसके बदले गेहूं ले सकते हैं, और जिसको कपास चाहिए होगा वो आपको गेहूं दे करके आपसे कपास ले लेगा। तो इस प्रकार का जो इसमें व्यापार होता था। और हम लोग बात करें यहाँ पर मंदिर के जो साक्ष्य हैं, अगर ये कहें कि पूजा होती थी, बट यूं कहें कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, यानी पूजा तो होती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी पूजा होती थी उसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर यूं कहें यानी मंदिर के साक्ष्य मिले तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है किस किस के साक्ष्य मिले हैं, तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्यों? और पूजा के साथ इसलिए मिले, कहीं कहीं पर कई सारे ऐसे स्थान पर हवन वेदी मिले हैं जहां पर ऐसा कहा जाता था कि हवन किया जाता था, हवन वेदिका मिली हुई है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो स्नानागार है उसके आसपास भी कच्छ जो मिले हैं, उसमें भी जो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिससे पता चलता था कि पूजा होती थी। अब पूजा किसकी होती थी? पशुओं की होती थी। और पशुपतिनाथ कई सारे उसमें चित्र बने, पशुपतिनाथ जी का जो चित्र बने उसमें कई सारे जो पशुओं के चित्र बने। ऐसा कहा था पशुओं की चित्र पूजा होती थी और प्रकृति की पूजा होती थी, इन सब चीजों की पूजा होती थी। लेकिन मंदिर के साथ जो है अभी तक की नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। आगे हम लोग बात करें, ये जो सभ्यता थी वो शांत सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि इसमें तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी ऐसे मतलब साक्ष्य नहीं मिले जिससे पता चला हो कि यहाँ पर युद्ध हुआ हो। तो अगर युद्ध नहीं हुआ है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि ये जो है सबसे शांत सभ्यता थी, और इसमें तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और एक प्रश्न बनता है यहाँ पर लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि लोहे का प्रयोग करना ये लोग जानते नहीं थे। या यूं है सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज तब तक की नहीं हो पाई थी। ठीक है, और अगर देखें इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे पवित्र पशु कौन सा था? सबसे पवित्र पशु था एक कुबड़ वाला बैल।
एक कुबड़ वाला बैल। और एक कुबड़ वाले बैल से एक और प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा जो मोहरे थी जिसपे निशान भी इसी एक श्रृंगी वाला बैल या एक कुबड़ वाला बैल के ही है, एक श्रृंगी वाला बैल या एक कुबड़, सबसे पवित्र पशु जो है वो एक कुबड़ वाला बैल माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो बंदरगाह यहाँ पर थे या नहीं थे, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले। बंदरगाह के साक्ष्य मिले। बंदरगाह एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नावें जो हैं उनको खड़ा किया जाता था, उनसे कई विदेशों में व्यापार किया जाता था। तो बंदरगाह के जो साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। और सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो लोथल था, यानी सब साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो क्या है कि जो बंदरगाह था वो लोथल था। लोथल कहाँ? समुद्र के किनारे ही हो गया। समुद्र के किनारे का एरिया अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पर लोथल मिलता है। ये यहाँ पर लोथल है, यानी गुजरात में जो है यहाँ पर एक ऐसी जगह लोथल जगह है जहाँ पर बाकी विदेशों से व्यापार किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम बात करें, लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है। हाँ, लोथल जो गुजरात में है, सबसे बड़ा बंदरगाह था। और कई बार प्रश्न पूछता है कि लोथल किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी है, भोगवा नदी पर लोथल स्थित। अभी लोथल के बारे में पर्टिकुलरली जानकारी लेंगे, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, इन सब सारी चीजों की जानकारी भी हम लोग लेंगे। बट जो लोथल अभी पूछा गया, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा एक जो है बंदरगाह है वो सुरकोटदा है, यानी सबसे बड़ा तो ये अपना लोथल हो गया, दूसरा जो है वो सुरकोटदा है। सुरकोटदा, सुरकोटदा जो है वो भी गुजरात में स्थित है, लेकिन छोटा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितने टीलों में स्थित थी या टीलों में विभाजित थी। तो मैक्सिमम जो यूं कहें कि सारे के सारे जो हैं वो जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। अगर टीले जो हैं, टीले जो होते थे उसके 2 भाग होते थे। पहला होता था पूर्वी और दूसरा होता था पश्चिमी। पश्चिमी टीला। अगर थोड़ा सा लेवल अगर कम करेगा या बढ़ाएगा उसको, अगर थोड़ा सा लेवल अगर एग्जाम को बढ़ा देगा तो ये पूछ लेगा पूर्वी टीले में कौन निवास करते थे। जो सामान्य व्यक्ति थे, यानी सामान्य व्यक्ति थे वो पूर्वी टीले में स्थित रहते थे। और पश्चिमी टीले में पुजारी या जिनको पुरोहित कहते थे। अभी समाज देखेंगे कितने भागों में बटा हुआ था। पुरोहित या जो राजा होते थे वो पश्चिमी टीले पर निवास करते थे, ठीक है। तो यानी यूं कहें कि जो टीले वो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में बटता था, और जिसमें सामान्य जो पूर्वी टीला पे सामान्य लोग स्थित थे, और पश्चिमी टीला पर जो है वो पुरोहित और राजा स्थित थे। एकमात्र एक ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था, वो स्थल का नाम था धौलावीरा। यानी एक्सेप्शंस में है धौलावीरा एकमात्र स्थल, धौलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। धौलावीरा में भी तीन भागों में बटा हुआ था, ठीक है। यानी धौलावीरा जो था एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था, बाकी सब 2 टीलों में विभाजित थे। तो कई बार प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य, ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा। धौलावीरा से एक और क्वेश्चन बनता है जो मुझे याद आ रहा है। धौलावीरा से एक क्वेश्चन बनता है कि पानी की
सुव्यवस्थित योजना या योजना वो धौलावीरा में होती थी। यानी जो लकड़ी की जो नालियां बनी हुई थी उनसे पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराते थे या ले जाते थे। यहीं पे कई सारे जो है वो पानी को स्टोरेज करने वाले टैंक भी मिले हैं धौलावीरा से ही। और एक क्वेश्चन बनता है 10 मुख वाला बड़ा निशान जो है वो भी धौलावीरा से ही बनता है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, किस किस नगर से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं जो मोहर है, मोहर वो किस उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता था। मोहर का अगर हम लोग प्रयोग की बात करें तो मोहर का प्रयोग जो होता था वो व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता था। और कई बार क्वेश्चन बनता है कि ये जो मोहर थी वो सामान्यतः किसकी बनी थी। तो जो मोहर है वो एक सेलखड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी से बनी होती थी। सेलखड़ी क्या होती है, एक मुलायम मिट्टी की तरह होती थी और उसका प्रयोग जो है वो मोहर बनाने में किया जाता था। नॉर्मली टूटती नहीं थी बट मुलायम थी। ठीक है, जो मोहर का आकार कभी कभी पूछता है कि जो मोहर का आकार वो किस किस प्रकार की थी या कितने प्रकार की थी। तीन प्रकार का था। एक आयताकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा अगर बात करें गोलाकार। यानी रेक्टेंगुलर शेप में भी था, वर्गाकार यानी स्क्वायर में भी था और सर्कल के शेप में भी यानी इस टाइप की भी थी, रेक्टेंगल के टाइप में भी थी और स्क्वायर के फॉर्म में भी थी। तो तीनों फॉर्म में जो है इसकी जो मोहर थी वो उपलब्ध थी। एक और प्रश्न बनता है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चित्र किसके मिले हैं, यानी सबसे ज्यादा चित्र जो है वो किसके मिले हैं। सबसे ज्यादा चित्रों का अंकन जो हुआ है वो सबसे ज्यादा पहले पर है एक श्रृंगी बैल, जिसकी भी हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा जो है मोहरों पर भी अंकन था और सबसे ज्यादा प्रिय पशु और सबसे ज्यादा जो है पवित्र पशु, हाँ सबसे ज्यादा पवित्र पशु जानवर जो था वो एक श्रृंगी बैल था। और दूसरा अगर बात करें जो इसमें खरगोश, हिरन, बकरी, खरगोश, हिरन और बकरी, इन सब की मोहर भी मतलब जो था वो इसमें मोहरों पर इसके चित्र अंकन थे। और जो बर्तन इसमें पूछे जाते थे, बर्तन यानी जिनको हम लोग मृद भांड कहते हैं, यानी जो बर्तन है जिसको मृद भांड या बर्तन वो लाल मिट्टी के बने होते थे। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें लाल मिट्टी के बने होते थे। और इस पे जो अंकन होता था वो काले कलर से होता था, यानी इस पे जो छापा गया जाता था काले रंग से होता था। जो भी अंकन या जिसको हम लोग कहते थे छापा करना वो काले रंग से होता था। यानी लाल मिट्टी के बने होते थे मृद भांड और सबसे ज्यादा जो है अंकन जो है वो काले रंग से अंकन किया जाता था। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, जो ईंटों का प्रयोग किस प्रकार होता था, कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें।
तो यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी एक ऐसी सभ्यता जो आज से 2600 वर्ष पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो ईंटें पका करके उनसे मकान बनाती थी, उनसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाती थी। तो एक पर्टिकुलरली उस समय में लोगों को ज्ञान था कि किस प्रकार ईंटों को पकाया जाए, किस ताप पर पकाया जाए कि ईंटें जो है ज्यादा बिखरे नहीं। ईंटों का प्रयोग होता था। इनका आकार ईंटों का कैसा होता था? अगर आकार की बात करें तो यहाँ पे 4:2:1 के अनुपात में होता था, यानी लंबाई 4 गुना और चौड़ाई 2 गुना और ऊंचाई 1 गुना होती थी। ठीक है, तो आकार इसका 4:2:1 के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट ऐसे कि ईंटे का आकार कैसा था। आप जब इसके पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की जो नालियां थी, क्योंकि यहाँ पर जो नालियां भी थी वो भी थी, तो नालियां जो थी वो किस प्रकार की थी? नालियां, पहली बात तो यहाँ की जो नालियां थी वो यहाँ की जो बिल्डिंग्स बनती थी वो ग्रिड पैटर्न पे बनती थी, इस टाइप के जैसे मकान जो भी बनते थे। तो इनकी नालियां भी सीधी सीधी होती थी और ढकी होती थी, ढकी हुई होती थी, ढकी हुई होती थी। और यहाँ पर हम लोग बात करें यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे? यातायात, यातायात 2 पहिया और 4 पहिया बैलगाड़ी, पहिया बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यानी बैलगाड़ी के बारे में जानकारी इन लोगों को थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि ये लोग व्यापार किससे करते थे, या यूं कहें कि विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी थी, या विदेशों से व्यापार होता था या नहीं होता था? तो हाँ, विदेशों से व्यापार होता था। ठीक है, वस्तु विनिमय के द्वारा विदेशों से व्यापार करते थे, नावों से जाकर के दूसरे देशों से व्यापार होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार करते थे, ये प्रश्न कई बार बन करके आया है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग जो थे वो किस किस चीज से जागरूक थे या नहीं थे। यानी अगर हम बात करें वस्तु कौन कौन से बारे में जानते थे? वस्तु, तो वस्तु में सबसे पहले अगर बात करें जो तांबा के बारे में जानकारी थी, चांदी के बारे में जानकारी थी, सोना के बारे में जानकारी थी इनको। ठीक है, टिन के बारे में जानकारी थी, क्योंकि जो तांबे में टिन मिलाकर के कांसा बनाया था। और सीसा के बारे में जानकारी थी, शीशे से जो ला के चूड़ियां बनाते थे, सीसा के बारे में जानकारी थी। और अब आता है कि ये जो तांबा, चांदी और ये सोना, टिन, ये मिलता कहाँ था? अगर हम बात करें जो राजस्थान में खेतड़ी जगह है, बलूचिस्तान और ओमान, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन राजस्थान में खेतड़ी जगह से तांबा मिलता है। आज भी क्वेश्चन बनता है करंट का, इकोनॉमिक्स का, कि तांबा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो खेतड़ी जो है भारत में, राजस्थान में जगह है, वहां पर तांबा मिलता है। चांदी जो है अफगानिस्तान, ईरान से मिलता था। सोना कर्नाटक से मिलता था, कोलार से मिलता था। और टिन जो है वो अफगानिस्तान से, और शीशा जो मिलता था वो ईरान से मिलता था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ जानकारी जो थी उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। अब क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्रश्न कई बार देखने को मिलता है, और उनके उत्खनन करता या किस नदी पर है, या किस सन में खोजा गया, या किस सन में उनकी उत्खनन हुआ, इन सब से प्रश्न देखने को मिलता है। और कौन कौन से ऐसे स्थान है, जैसे हड़प्पा से किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, धौलावीरा से कौन कौन से बनते हैं, लोथल से कौन कौन से बनते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कई अलग अलग स्थानों से। तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जिसमें हम लोग सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जानकारी लेंगे। हड़प्पा के बारे में हम लोग, क्योंकि सबसे पहला स्थान जो खोदा गया था वो हड़प्पा ही खोदा गया था, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। हड़प्पा यानी जो सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है, तो इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा था। यानी जो इसकी स्थिति है वो मांडगोमरी जिला जो पाकिस्तान है, जो मांडगोमरी जिला पाकिस्तान में है, वर्तमान में साहिवाल जिला है उसमें स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा है जो हड़प्पा जो नगर है वो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, वो रावी नदी के स्थित है। खोजा किसने था? दयाराम साहनी ने। कब खोजा था? 1921 में खोजा था, ठीक है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। 1921 में खोजा गया था। अब यहाँ पर मिला क्या क्या है उनके बारे में जानकारी लेने से जो क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पर मिला है पहला एक कब्रिस्तान मिला है जिसको आर एच कब्रिस्तान भी कहते हैं। विदेशी कब्र मिली है। तीसरा इक्का गाड़ी मिली है। चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंगार पेटिका मिली है। स्वास्तिक स्थान यहीं से मिला है। कई बार क्वेश्चन बनेगा स्वास्तिक स्थान कहाँ से मिला, तो यहीं से मिला है। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले हैं जो दो लाइनों में है। पास में एक अनाज साफ करने वाला चबूतरा भी मिला है और पास में एक जो है वो श्रमिक आवास भी मिला है, जहाँ पर जो श्रमिक जो है वो रहने का स्थान मतलब रहते थे। तो इक्का गाड़ी से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, श्रृंगार पेटिका से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो डेट कई बार पूछता है, जिला पूछ लेगा, नदी पूछ लेता है, उत्खननकर्ता का नाम पूछ लेता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं लोथल से पर्टिकुलरली, वो मैंने लिखे हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, क्योंकि 1922 में जो खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो खोजा गया था। कहाँ पर है स्थिति इसकी? है मोहनजोदड़ो, ये भी जो है पाकिस्तान में सिंध एक प्रांत है, वहां पर है स्थित है, ठीक है। अब जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब इससे और ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन बनाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है या बाएं तट पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी, देखो ये इस तरीके की सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा है तो ये दाएं तट पर है। हड़प्पा दाएं तट पर, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो जो है बाएं तट पर स्थित है। ये सिंधु नदी हो गई। इसको तो याद करने का एक ही तरीका सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में खोजा था इसको, 1922 में। मोहनजोदड़ो का शब्द है मृतकों का टेला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो शव मिले हैं, तो मृतकों का टेला इसका मिस्र भाषा में है। मिस्र भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। एक विशाल स्नानागार मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला, जिसकी लंबाई 39, 23 और 8 फीट लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई है 8 फीट गहरा, 23 फीट चौड़ाई और 39 जो फीट है वो लंबाई विशाल स्नानागार मिला। विशाल स्नानागार ऐसा अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर धार्मिक स्थल था और कई सारे ऐसी डेट्स पड़ती हैं जो शुभ डेट पड़ती है, इसमें स्नान किया जाता है। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई है, यानी इसी के जो विशाल स्नानागार, इसमें बिटुमिन यानी जो डामर होता है उसका लेप किया गया ताकि लीकेज ना हो। इसके बारे में भी जानकारी थी कि पानी को किस तरीके से लीकेज से बचाया जाए। उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी हैं। इसी स्नानागार के पास में 3 तरफ बरामदे भी स्थित हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं और जलपूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है कि अगर कम पड़ जाए तो जल कुएं भी मिले। सीढ़ियों के भी साथ मिले हैं। प्रथम तल पर पुरोहित रहते होंगे, यानी इसके जो प्रथम तल है वो पुरोहित रहते होंगे। संभवतः धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता होगा, यानी जो स्नानागार मिला है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर धार्मिक जो स्नान किया जाता होंगे। और क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। इस जो क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो से बनते हैं क्या, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है। नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, यानी नृत्य करते हुए नृत्य के आकार की एक नर्तकी की मूर्ति बनी है या नग्न अवस्था में है। और हाथी का कपाल खंड, यानी हाथी का जो आगे का सिर है उसका साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े के साथ यहीं से मिला है। और महाविद्यालय के साथ मिले हैं। विशाल स्नान अन्नागार के भी साथ यहीं से मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे
तत्कालिक समय का आश्चर्यजनक इमारत कहा था जब 1921 में जब उसको खोज जो 1922 में खोजा गया था, उसके बाद में जब 1924 में इसको नाम जब दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये जो है मोहनजोदड़ो है, वो आश्चर्यजनक इमारत है। इसमें एक रथ एक 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 हाथ में चूड़ियां पहन रखी, किसने? नर्तकी ने। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है, यानी जो ध्यान की मुद्रा में एक जो राजा की है वो उसका इसने शॉल ओढ़ रखी है जिस पर कसीदकारी का कार्य किया गया है। और यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति और कपालखंड, सूती वस्त्र के साक्ष्य, विशाल अन्नागार और मेसोपोटामिया की जो मोहर है, यानी विदेशी मोहर किस नगर में पाई गई थी? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। अगली अगर हम बात करें लोथल, जो कि क्या है? यहाँ का बंदरगाह था। लोथल जो है वो गुजरात की भगवा नदी किनारे पे स्थित था। उत्खननकर्ता एस.आर. राव, जिनका नाम रंगनाथन राव था, एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से बहुत ज्यादा व्यापार होता था, क्योंकि बंदरगाह था। यहाँ से दूसरे देशों से व्यापार होता था। यह गोदीवाड़ा था, यानी डॉकयार्ड। यहाँ पे नावें इकट्ठा की जाती थी, रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति, यानी 10 गोलाकार आकार की जो एक प्रतिकृति यहीं से पाई गई थी। मनके बनाने का कारखाना यहीं पर है। चावल के साक्ष्य किस नगर से मिले थे? तो लोथल से मिले थे। पारस की मोहर जो गोलाकार बटन नुमा है, वो भी यहीं से मिले थे। घोड़े की मृद मूमिया भी यहीं मिली थी। और हम अगर बात करें चक्की के 2 पार्ट, यानी ये चक्की होती है ऊपर का हिस्सा, यानी इसमें सिरा बना होता है, और चक्की का नीचे का हिस्सा, यानी चक्की के 2 पार्ट जो है वो भी यहीं से मिले। घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य एक ऐसा, देखो यहाँ पर क्या होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर थे, उनका जो था वो, जैसे मान लीजिए अगर ये मेन रोड है और ये घर बना हुआ है, तो मेन रोड पे दरवाजा नहीं खुलता था, मेन रोड के अपोजिट में उसका दरवाजा होता था। तो घरों की तरफ, यानी घरों के जो दरवाजे मुख्य मार्ग पर एक ऐसा शहर था या एक ऐसा नगर था, एकमात्र ऐसा नगर था जो मुख्य दरवाजे पर, इसके मुख्य रोड पे इसका गेट खुलता था। बाकी सबके पीछे होते थे बाकी नगरों में। आगे हम लोग देखते हैं धौलावीरा। इसका धौलावीरा कहते हैं। धौलावीरा गुजरात की जगह। उत्खननकर्ता कौन है? कई बार उत्खननकर्ता के नाम पूछ लेते हैं, रविंद्र सिंह बेस्ट है। यह शहर किसी नदी के किनारे नहीं स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा नगर है या स्थल है जो किसी नदी पर स्थित नहीं है। वो धौलावीरा गुजरात में ही है, बट किसी नदी पर नहीं स्थित है। ठीक है। यह शहर 3 भागों पे जो हमने कहा था, बाकी 2 भागों में टीलों में बटा हुआ, ये 3 भागों में बताया जाता है, पूर्व, मध्य, पश्चिम। यहाँ 16 जलाशय मिले हैं, यानी जल का सही तरीके से प्रयोग जो है वो यहीं पर ही किया जाता है धौलावीरा में। सूचना पत्र पॉलिश युक्त मिला, यानी एक सूचना लिखने वाला जिसको पॉलिश किया हुआ यहीं से मिला है। और क्वेश्चन चहुंदुड़, जो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। उत्खननकर्ता कौन थे? एनसी मजूमदार। और इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। किसकी हत्या कर थी? एनसी मजूमदार ने की, जो हत्या डाकुओं ने की थी। यह औद्योगिक नगरी थी, कौन सी? चहुंदड़ो। मनके बनाने का कारखाना जो यहीं से मिला है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने वाले साक्ष्य यहीं से मिले, यानी 3 ही ये जो प्रश्न है कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। एक औद्योगिक नगरी थी, मनके बनाने कारखाना चहुंदड़ो से मिला, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया हुआ। ये किस पे छपा था? ईंट पे छपा था, ईंट पर छपा था। ठीक है। और सुरकोटदा, इससे सिर्फ जगह का नाम पूछ रहे थे, कहाँ पर है? गुजरात में। घोड़े के जो अस्थिपंजर के जो है वो, एक क्वेश्चन बनता है, घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो सुरकोटदा से बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा का ज्ञान नहीं था, ये भी क्वेश्चन बनता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, बट घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो मिले हैं चहुंदड़ों से बनते हैं। एक ही मात्र क्वेश्चन बनता है इससे। आगे हम लोग देखते हैं नगर नियोजन किस प्रकार था। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पूरा बता दी, लेकिन हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यह नगरीय सभ्यता थी, यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर 2 भागों में बटे होते थे। पूर्वी भाग जिसमें आवासीय भाग होता था, यानी जो नॉर्मल पीपल रहते थे, यानी सामान्य लोग रहते थे। पश्चिमी भाग में हमने बताया था कि पुरोहित और राजा रहते थे। यह ऐसा दुर्गीगर होता था और ऊंचे टीलों पर स्थित होता था, यानी इसमें कौन रहते थे? पुरोहित और राजा लोग। एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी रोडे थे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और यह जो शहर थे ग्रिड पैटर्न पर बने थे, यही इसी टाइप को ग्रिड पैटर्न कहते हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। लोथल एक ऐसा हुआ था जिसके जो जगह हमने भी बात की,
जो लोथल जो है उसके जो दरवाजे थे वो मेन रोड पर खुलते थे। एक घर में सामान्यतः 3 से 4 कक्ष होते थे, रसोई आंगन होता था और उन्हें सीढ़ियों की भी ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर में कुओं के भी साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः जो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और ईंटों का जो प्रयोग होता था उसका आकार होता था 4-2-1 का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक यानी प्राकृतिक बहुदैववाद में विश्वास करते थे, कई सारे देवताओं की पूजा होती थी। यहाँ पे पुरुष और महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं लेकिन मंदिर बनने का साज अभी आरंभ नहीं हुआ था। ये जादू टोने टोटके में भी विश्वास करते थे, बलि प्रथा में विश्वास करते थे। काली गंगा में हवन कुंड मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। काली गंगा जो राजस्थान में स्थित है, काली गंगा में हवन कुंड मिले हैं और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। यह वृक्ष पूजा, जल लिंग पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान और योग का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा यानी आद्य शिव की जो है वो चित्र मिलता है। आद्य शिव की जो मोहर कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है, यानी पशुपतिनाथ किस शहर नगर से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। शांतिप्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। यह पुरुष और महिला श्रृंगार करते थे, पुरुष और महिला दोनों श्रृंगार करते थे और जवाहरात भी पहनते थे दोनों लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से। और ये क्वेश्चन ये बनता है कि शतरंज की खोज कहाँ पर हुई थी? तो भारत में हुई थी। किसी काल में हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता काल में। शतरंज और मुर्गे की लड़ाई के इनका जो खेल प्रिय थे, देखने में देखते थे। अंतिम संस्कार तीनों विधियां प्रचलित थी, किसमें? पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार, यानी तीनों चीजों फेमस थी। या आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। लोथल से ये क्वेश्चन ही कई बार बना हुआ है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है आखिरी में लास्ट में, लोथल से 3 समाधान, लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलते हैं। तो युग्मित मतलब 2 लोगों के शव एक में रखे हों, तो युग्मित समाधान लोथल से और कालीबंगा से मिले हुए हैं, बाकी युग्मित समाधान नहीं मिले हुए हैं। राजनीतिक स्थिति यहाँ पर पुरोहित वर्ग के पास शासन होगा। पुरोहित सबसे बड़ा, पुरोहित या राजा उसी कह सकते हैं। सामाजिक स्थिति क्या थी? मात्र सत्तात्मक, क्योंकि यहाँ पर माता के नाम से जो है आगे नाम चलता है। या जो स्त्रियों की बहुत अच्छी स्थिति थी, या स्त्रियों को सम्मान बहुत अच्छा दिया जाता था। बड़ी मात्रा में माता देवियों की मूर्ति मिली है। समाज संभवतः 4 भागों में बटा था। पहला पुरोहित, दूसरा व्यापारी, तीसरा किसान वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग, यानी 4 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आर्थिक स्थिति कैसी थी? यहाँ की आर्थिक स्थिति कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन नहीं होता था जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था, यानी जो बच जाता था, एक अधिशेष मतलब एक जितना साल भर में खाने के लिए अलग कर लिया, उसके अलावा जो बचता था वो अधिशेष कहलाता था। और उसका जो व्यापार होता जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। गेहूं सरसों चना मटर रागी की प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल और बाजरे का भी ज्ञान नहीं था। चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले बट ज्ञान नहीं था, उनको बाद में साक्ष्य मिले। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, हमने बात की थी। रंगपुर से भी चावल की भूसी मिली। चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। यह पशुपालन भी करते थे। गाय भैंस बकरी खरगोश कुत्ता बिल्ली ये प्रिय पशु थे, ये पालते थे। ऊंट घोड़ा हाथी से परिचित नहीं थे। तो किस से परिचित नहीं थे? ऊंट घोड़ा और हाथी के साक्ष्य मिले ही नहीं है। या कई बार क्वेश्चन बनता है जानवर दिए, एक ऑप्शन दिया होगा इसमें घोड़ा लिखा होगा, तो इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, इससे परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली जितने भी क्वेश्चन है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्या कपास के विश्व में सर्वप्रथम खेती भारत में हुई थी? कपास की खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में और भारत में। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय होता था, ये सोने और चांदी का प्रयोग भी करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। और तांबा और टिन मिलाकर के कांच बना दिया था। बालकोट जो पाकिस्तान में है, वहां पर शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं, तो शंखों का उद्योग जो होता था वहां पे। लिपि का ज्ञान था, भाव चित्रात्मक लिपि थी, या दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जो लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं गया, इसलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कहते हैं। यहाँ 3 तरह की मूर्तियां होती थी, धातु की, पत्थर की और मिट्टी की, यानी टेराकोटा की जिसको कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की धातु की जो मूर्ति मिली है,
दायमाबाद से धातु का रथ मिला है। कहाँ से मिला? दायमाबाद। हमने कहा सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो दायमाबाद है, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर स्थित है। ज्यादातर मोहरें सैलखड़ी की बनी हुई हैं, यानी मुलायम मिट्टी की, और जो ज्यादातर मोहरें जो होती थी वो चौकोर होती थी, यानी स्क्वायर फॉर्म में। और आगे पूछा, मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता व्यक्ति की पहचान होती थी, यानी जिसके पास जो बहुत ज्यादा बढ़िया मोहर होते थे उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, या यूं कहें कि पहचान के लिए मोहरों का व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। मोहरों पर सबसे प्रयोग किया गया श्रृंगी बैल का प्रयोग किया था। सबसे ज्यादा पवित्र भी यही जानवर था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से सबसे बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट स्थल भी थे। कुबड़ वाला सांड के चित्र जो है वो इसके सबसे ज्यादा इन पर अंकित था। अब पूरी की पूरी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता होती। अब एक क्वेश्चन बनता है या एक प्रश्न बनता है कि इतनी भरी या इतनी विकसित सभ्यता एकदम से समाप्त या गायब कहाँ से हो गई? उसमें बहुत सारे जो इतिहासकर्ता हैं उनके मतभेद हैं। कुछ इतिहासकर्ता हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, जैसे गॉर्डन चाइल्ड व मार्टिमियर व्हीलर, उन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण हो, उसके कारण ये लोग इधर उधर सब पूरे समाप्त हो गए। एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल और मैकी के अनुसार यहाँ आपको बताया कि सिंधु नदी में बाढ़ आई, उसकी वजह से खत्म हुआ। सर जॉन मार्शल के अनुसार पर्टिकुलरली प्रशासनिक शिथिलता बताई, दोनों की मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या युद्ध हुए होंगे। अलमानंद घोष के अनुसार कहा जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब विलुप्त हो गए धीरे धीरे। यूआर केनेडी के अनुसार प्राकृतिक कोई आपदा आई होगी। और माधोसोवस के अनुसार कहा नदियों ने अपना रुख बदल दिया, इसके लिए इसी कारणवश जो पहले के लोग थे वो नदी के किनारे स्थित रहना अच्छा समझते थे, क्योंकि सारी चीजें जरूरतें पूरी हो जाती थी। नदियों ने अपनी स्थिति बदल ली तो लोगों ने अपनी जगह बदल ली। कई सारे इतिहासकार उनका मत अलग अलग है, लेकिन अगर यूं कहें निष्कर्ष कहा जाए कि एक विशाल सभ्यता के पतन के जिम्मेदार उत्तरदायी कई कारण रहे होंगे, जिसकी वजह से ये एक फूलती पनपती हुई सभ्यता एकदम से समाप्त हो गई, जिसके समाप्ति के कई सारे मतभेद हैं, कई कारण हैं, सब लोगों ने अपने अपने अनुमान लगाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। जितने भी क्वेश्चन अगर आपने वीडियो पढ़ लिया या वीडियो देख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कांस्टेबल, यूपीएसआई और होमगार्ड के आगे अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करिएगा ताकि आपको सारी जो बच्चे जो आपके साथ तैयारी करते हैं सबको जानकारी प्राप्त हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।